स्वागत है आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के एक छोटे से जो कि पहला चैप्टर है विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए विकास क्या है। तो डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। देखिए हर व्यक्ति के लिए विकास की जो कॉन्सेप्ट है, धारणा अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए गाँव में रहने वाले लड़के और एक शहर में लड़के, जो शहर में रहता लड़का, उसके लिए विकास की धारणा अलग हो सकती है। उसे कुछ और विकास के एट्रीब्यूट चाहिए और उसे कुछ और एट्रीब्यूट चाहिए। तो कुछ कॉमन एट्रीब्यूट को हम लेकर ही विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि एक चीज़ जो किसी के लिए विकास हो सकती है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई डैम बनाया। अब डैम में तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत फायदा होगा कि उससे पानी रुकेगा, बिजली आएगी, लेकिन जो वहाँ के ट्रिब्यूनल एरिया है, जो वहाँ के जनजाति लोग हैं, उनके लिए तो ये विकास नहीं होगा ना, क्योंकि उनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो उनके लिए तो ये विनाश हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास हो वो दूसरे के लिए भी विकास हो, वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको ये डैम वाला एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो आप देख सकते हैं। तो देखिए अब देश के लिए अगर हम बात करें तो विकास क्या होगा। तो देश के लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं, क्योंकि हर देश के अपने अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। मान लीजिए कोई देश कहते हैं कि हमारे यहाँ लोग खुश हैं तो हम इसे विकास कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा कमाते हैं तो विकास कहेंगे। तो विकास के लिए हर देश के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। उन एट्रीब्यूट को हमें जानना होगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। तो देखिए मैंने आपको विकास के बारे में बता दिया, यही इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं और लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भी हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए वो विनाशकारी भी हो सकता है। तो ये तो हो गया विकास के बारे में। अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक क्या है। देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब देखिए आय। अब अगर हम कहें क्या आय विकास का एक स्रोत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्या आय विकास का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, तो सिर्फ हम आय को लेकर विकास नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 15 करोड़ कमाता है, लेकिन उसको ऐसा कहा गया है कि ना तुम अभी कभी अपने घर से मिल सकते हो ना कभी वहां जा सकते हो, तो उसके लिए वो विकास थोड़ी होगा। वो क्या करेगा उन 15 करोड़ का। तो देखिए अगर हम आय के साथ साथ कुछ और अन्य लक्ष्य भी होते हैं जिनको एक व्यक्ति लेकर चलता है। जैसे ज़्यादा आय के साथ साथ बराबरी का व्यवहार हो, उसके साथ स्वतंत्रता हो उसे किसी भी काम करने के लिए, वो जहाँ रहता है उसे वर्क की सेफ्टी हो, उसकी रेस्पेक्ट हो, और जो परिवार है उसका उसके लिए सुविधाएं दी जाएँ, और उसका जो सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ वो अपने आप को सेफ महसूस करे। तो ये कुछ आय के अतिरिक्त अन्य लक्ष्य होते हैं जो जरूरी होती है। अब जो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट आती है, उसमें जब 2006 में आई थी तो उसमें बताया गया था कि जिन देशों में जो प्रति व्यक्ति की आय है 4,53,000 रुपए से अधिक है तो उन्हें हम विकसित राष्ट्र कहेंगे, और जिनकी 37,000 रुपए से कम है उन्हें हम क्या कहेंगे, विकासशील देश कहेंगे। तो देखिए ये प्रति व्यक्ति है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो कुल इनकम में कुल पॉपुलेशन का अगर हम भाग कर दें तो पर कैपिटा इनकम निकलती है, क्योंकि इनकम तो अलग अलग हो सकती है देश की, लेकिन वो जनसंख्या भी तो हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए स्विट्जरलैंड देश है, छोटा सा देश है, अगर हम उसकी इनकम निकालेंगे तो ज़्यादा आएगी ना, लेकिन जब कम आएगी ना, लेकिन जब हम उसको पॉपुलेशन से भाग करेंगे तो एक रेशियो आएगा। तो इसी प्रकार हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं कि मतलब उसकी जनसंख्या के रिस्पेक्ट में कितनी इनकम है। अब लेकिन सिर्फ मैंने बताया कि आय ही एक विकास का स्रोत नहीं हो सकता, मतलब उसे हम विकास सिर्फ आय से परिभाषित नहीं कर सकते। तो एक यूएनडीपी होती जिसने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके अनुसार लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य आदि के आधार पर जो विकास की धारणा है वो विकास का अनुमान हम लगाते हैं। तो अब देखिए कि अब सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि धारणीय विकास क्या होता है। एक तरह से हम इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, मतलब सतत पोषणी विकास भी कह सकते हैं। कैसे। मान लीजिए विकास ऐसा हो, विकास हम इस प्रकार करें कि उससे हमारे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। मान लीजिए हमने बहुत सारी इंडस्ट्रियां डेवलप कर ली, अब उससे हमारा जो AQI है स्तर वो बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उस विकास का कोई मतलब थोड़ी है, वो तो देश को विनाश की ओर ले जा रहा है ना। तो मतलब हम ऐसी विकास करें कि जो भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, तो वो धारणीय विकास होता है। अब देखिए कुछ छोटे छोटे डिफिनीशन जिसको मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ये डिफिनीशन से पेपर में पूछी जाती हैं, और किसी भी देश के विकास को मापने का एक मापदंड भी यही है, जैसे एक औसत आय। जैसे औसत आय क्या है, देश की कुल जनसंख्या से कुल आय को अगर भाग कर दिया जाए, जैसे पर कैपिटा इनकम भी मैंने बताया था आपको, एवरेज इनकम, उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो ये औसत आयु का फिर दर क्या है। तो किसी वर्ष में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें 1,000 अगर जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले जो मर जाते हैं
उन बच्चों का अनुपात जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो 1000 जीवित बच्चे हैं उनमें से 1 वर्ष के पहले ही मर जाते हैं, उनका अगर हम एक अनुपात निकालें तो शिशु मृत्यु दर होता है। अब साक्षरता दर क्या होती है, तो अगर हम बात करें जो 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो क्या होंगे, वो साक्षरता दर के अंदर काउंट होगी। और एक छोटी सी डिफरेंस है निवल उपस्थिति अनुपात, वो क्या होती है, जो 6 से 10 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं, वो जो कुल उनका कुल बच्चों के साथ उपस्थित, मतलब जो 6 आयु के 10 वर्ष के बच्चे हैं, उनका कुल जितने बच्चे हैं उनके साथ अगर अनुपात निकाले तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम निवल उपस्थित अनुपात। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखिए, हर व्यक्ति कमाता है, कुछ कमाता है, कुछ व्यक्ति कुछ कमाता है, लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो उन सभी का आय का जोड़ होगा ना, तभी तो एक पूरी नेशनल की इनकम बनेगी। हर व्यक्ति की इनकम मिला के ही तो पूरी राष्ट्र की इनकम बनती है, क्योंकि व्यक्ति ही तो निर्माण करते हैं एक राष्ट्र का, और उनकी इनकम ही तो आय का सोर्स होती है देश के। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, देश के अंदर जितने भी गुड और टैक्सेस होते हैं, जितने भी वस्तु सेवाएं और सर्विस, जितने भी चीज़ों से आय प्राप्त होती है, उनका जो कुल योग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो जितने भी आपके गुड्स हो गए, जितनी आपकी सर्विसेज हो गई, जितने भी इनका जितनी भी वैल्यू अगर ऐड कर दे तो वो राष्ट्रीय आय हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब की राष्ट्रीय आय तो अधिक है, लेकिन पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम है, उसमें केरल आगे है। तो इसी प्रकार राज्यों का भी माप किया जाता है विकास का। कुछ जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, एक हो गई पर कैपिटा इनकम, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, जो उसके बाद जो नेशनल इनकम हो गई, ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि विकास के मापदंड के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा, जैसे विश्व बैंक विकास रिपोर्ट और जो आपकी UNDP, अलग अलग मापदंड देते रहते हैं समय समय पर, जिससे हमें विकास और विकसित और विकासशील देश का अंदाजा लग जाता है। तो आप कमेंट में बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको। इसके छोटे छोटे अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लॉन्ग आंसर और ये शॉर्ट आंसर भी एक वीडियो में ले आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।